अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को होंगे, लेकिन इसका सारा दारोमदार इस पर है कि क्या वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मावरत करती है या नहीं। यानी कि 10 अप्रैल तक फंड्स की फराहमी की जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ताकि इलेक्शन मुनक्किद करवा सके, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम किए जाए ताकि KPK और पंजाब में इलेक्शंस करवाए जा सकें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पंजाब की जो निगरां हुकूमत है वो सिक्योरिटी प्लान दे और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनाए। लेकिन इस हवाले से आज अहम इजलास हुआ है, काबीना का इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, जिसमें यह फैसला किया गया है कि काबीना ये फैसला नहीं करेगी कि क्या फंड्स देने हैं या नहीं देने हैं। इस पर काबीना ने कोई फैसला नहीं किया है और वफाकी काबीना अब ये मामला पार्लियामेंट लेके जाएगी। यानी कि वफाकी काबीना ये कह रही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रहनी चाहिए और पार्लियामेंट ये फैसला करेगी कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स की फराहमी करनी है या नहीं करनी है। ये बात वाज़ेह है कि नून लीग हो या दीगर इस वक्त जो जमात इत्तेहादी हुकूमत में है वो ये वाज़ेह कर चुकी हैं कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो 4-3 से है और उन्होंने जो पिटिशन थी उसको मुस्तरद कर दिया था। जो 3-2 से फैसला है 14 मई को इलेक्शन का, वो अक़लियती फैसला है, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। लेकिन हम आपको ये बताते रहे बार बार कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया था कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं और ये मामला अदालत में गया ही इसलिए था क्योंकि नून लीग की हुकूमत ने ये इशारा वाज़ेह कर दिया था कि वो इलेक्शन के हक में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मुशावरत नहीं कर रहा था। सदर पाकिस्तान ने 2 खत लिखे, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुशावरत की। इसके अलावा जो गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने डेट देने से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने खुद असेंबली तहलील की थी लेकिन उन्होंने भी डेट नहीं दी और वफाकी हुकूमत के वुज़रा और नून लीग के रहनुमा बार बार आके ये कह रहे थे कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये इलेक्शन हो नहीं सकते। कभी ये कहा जाता था कि एक साथ इलेक्शन नहीं हो सकते, ये कहा जाता था कि अगर अब पंजाब और KPK में इलेक्शन हो गए तो जब बाद में जनरल इलेक्शंस होंगे तो यहाँ पे केयर टेकर सेटअप नहीं होगा। कभी ये कहा गया कि जो मर्दमशुमारी है वो बड़ा इशू है, कभी कहा गया कि सिक्योरिटी और फंड्स के मसाइल है। तो हुकूमत ये वाज़ेह कर चुकी थी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लाहौर हाई कोर्ट में गया, उससे पहले ये वाज़ेह कर चुके थे कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। नून लीग रहनुमा वजूहात बताते रहे कि इलेक्शंस क्यों नहीं मुनक्किद किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा नून लीग खुद ही ये भी बता चुकी है, जो असल वजह है वो भी बता चुकी है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। मरीम नवाज बार बार ये कहती रही हैं कि जब तक तराजू जो है बराबर नहीं होंगे तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते। नून लीग के रहनुमा ये कहते रहे कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, इमरान खान के केसेस आगे क्यों नहीं बढ़े, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का वो मुतालबा करते रहे हैं, चाहे वो तोशाखाना केस हो या फॉरेन फंडिंग केस हो। और नून लीग के रहनुमा ये भी बताते रहे कि हमें वक्त दरकार है ताकि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल रिकवर कर सकें और फिर इंतखाबात में जाएं। इंतखाब होगा लेकिन पहले एहतसाब होगा। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो, उसके बाद सुबह इलेक्शन करा लो, मुझे कोई एतराज नहीं। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। मरीम नवाज बार बार बताती रही है कि इलेक्शन होगा उस वक्त होगा जब तराजू के पलड़े बराबर होंगे, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कैबिनेट ने वाज़ेह कर दिया है कि जो 21 अरब रुपए फराहम करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पैसे दिए जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ताकि इलेक्शन करवाए जा सके, कैबिनेट कह रही है कि हम फैसला नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के सुपुर्द करेंगे भी ये मामला? शुक्रिया शहजाद इकबाल, मगर जो मैंने अभी सुना है, जो आपने मुख्तलिफ क्लिप सुनवाए, पहले अगर इजाजत दें तो इससे बात कर लूं। पहले अगर कैबिनेट में बात कर ले, लोग सुनना चाहेंगे क्या फैसला हुआ, फिर उस पर आ जाते हैं मियां साहब। नहीं, मैं वो जवाब जो आप बना रहे हैं जी जी नहीं है, बात सीधी सी है कि जो आपने बात कही ये हकीकत है कि ये बहुत से ऐसी वजूहात हैं जिनकी बना पे हम ये बात कहते हैं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो तो इलेक्शन में जाना चाहिए। मुझे ये बताएं, 2002, 2008, 2018 में मेरी क़यादत को आप रिंग से बाहर रखते हैं और 2023 में भी बाहर रखने का इरादा रखें, और जो बंदा किरदार वाइज, जो बंदा करप्शन में मुब्तला 4 सालों में रहा, उसको रिंग के अंदर रखना चाहते हो, तो ये कैसा इंसाफ है कि जो बंदा कहता है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो भैया हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम तो आईनी जरूरत जो है, आपकी मजहबी जरूरत जो है
कि आप बेगुनाह को गुनाहगार नहीं कह सकते, और जब आपके पास सबूत आ चुके हैं कि वो बंदा बेगुनाह है तो आप उस पे क्यों नहीं खुद हो सकते भाई? उस पे आप क्यों नहीं फुल कोर्ट बनाते और जो नाइंसाफियां हुई हैं उसका अजाला करते? अब आ जाए जो बात आप कर रहे हैं। वैसे मियां जावेद लतीफ साहब, ये दोनों बातें सुनाने का मकसद यही था कि एक तरफ तो आप एक्सक्यूजेस बता रहे हैं जिस बिना पे आप कहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन असल वजह यही है कि आप चाहते हैं कि या तो इमरान खान पहले डिस्क्वालीफाई हो और फिर इंतखाबात में जाए, या नवाज शरीफ दोबारा अहल हो ताकि वो इंतखाबात लड़ सके और तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाए। ये असल वजह है ना इलेक्शन में ना जाने की इस वक्त। नहीं शहजाद इकबाल साहब, एक वजह बिल्कुल दुरुस्त है जो आप कह रहे हैं, वो आपने हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो है बेगुनाह होते हुए गुनाहगार क्यों है, क्यों ताहियात ना है। ये बात हम चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले उसको इंसाफ मिलना चाहिए ताकि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो। मगर जो आप बात कर रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि इमरान खान को भी नाअहल किया जाए, ये कतई हमारी ख्वाहिश नहीं है। ये ख्वाहिश जरूर है कि जो उस पर मुकदमात हैं, जो 9 साल से उस पे वो चल रहा है, वो क्यों है, उसका भी फैसला होना चाहिए। ये तो बात कोई भी पाकिस्तानी हो, पीटीआई को हो, कोई और हो, उसकी डिमांड हो सकती है और होनी चाहिए। अब आगे की बात आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम पहले कैबिनेट ने फैसला किया है कि वो अप्रूवल के लिए जाएगी पार्लियामेंट के पास। ये बात दुरुस्त है, वो इसलिए कि हमारे पास सामने 2 फैसले आए हैं, एक अकलीती फैसला है, एक अक्सरियती फैसला है। अब अक्सरियती फैसला जो है वो भी देने वाले जज हैं और अकलीती फैसला देने वाले भी जज हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या किसी की ख्वाहिश के मुताबिक हम अकलियत का फैसला मान लें और किसी की ख्वाहिश के बरक्स जो है वो हम अक्सरियत का फैसला ना माने? अगर ये नजीर हम बना देंगे तो आइंदा फिर अकलियत का फैसला लेकिन उस हवाले से तो आप एक करारदाद भी पार्लियामेंट में लेकर आए हैं और उस करारदाद पे 40 या 42 मेंबर्स के साइन थे और तमाम जो टॉप लीडरशिप है नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, वो सिग्नेटरी नहीं थे। JUIF के जो सीनियर रहनुमा वहां पे मौजूद थे उन्होंने भी दस्तखत नहीं किए। तो वो करारदाद तो आ चुकी है। आज तो ये मामला था ना कि कैबिनेट पैसे देगी या नहीं देगी, ये तो एग्जीक्यूटिव का फैसला है ना, ये पार्लियामेंट का तो फैसला नहीं होना चाहिए। नहीं एक सेकंड शहजाद, अगर आप ये समझते हैं कि वो करारदाद जो है वो 42 मेंबर के साइनों से है और सीनियर जो लॉट है उसने साइन नहीं किए, तो मैं सुबह आपको साइन करवा के दे देता हूँ, उस पर इम्प्लीमेंट करवा दें। आप क्यों साइन करवा के देंगे? उस दिन जब सारे सीनियर रहनुमा वहां पे मौजूद थे तो फिर उनकी स्याही खत्म हो गई थी, जो दस्तखत नहीं कर सके वो। नहीं जो मौजूद थे उन्होंने साइन कर दी। मौजूद तो वजीर आजम शहबाज शरीफ भी थे, मौजूद तो मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे भी थे, तकरीरें सबने की, सिग्नेचर नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि अब सिग्नेचर करवा के भिजवा देंगे। नहीं आप समझते हैं ना कि 42 मेंबर की वजह से वो करारदाद मंजूर नहीं हो रही या उसको आईनी हैसियत नहीं मिल रही, तो मैं उस देश पे कह रहा हूँ कि आप वो करवा देते। अब आगे जो बात आप कह रहे हैं कि यार मुझे इसका स्पेसिफिकली अगर जवाब दें, ये 21 अरब रुपए देने का फैसला तो एग्जीक्यूटिव का है ना, पार्लियामेंट का तो नहीं है ये। नहीं, वो इसलिए कि रूटीन का वो होता काम, तो वो आप कहते हैं कि कैबिनेट की अप्रूवल पहले आती, उसके बाद वो जाता पार्लियामेंट के अंदर। अब क्योंकि एक पार्लियामेंट करारदाद मंजूर कर चुकी है और दूसरे नंबर पे एक अक्सरियत का फैसला आ चुका है, अतर मनल्ला साहब का फैसला आ चुका। आप ये देखिए कि सीनियर मोस्ट जो हैं काजी फाइज ईसा साहब, उनका एक तफसीली नोट आ चुका कि 4-3 का ये फैसला है, तो उसके बाद क्या जवाब रह जाता है? काजी फाइज ईसा ने तो नहीं 4-3 लिखा क्योंकि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे, बाकी 3 जजेस ने ये कहा है कि 4-3 का मामला है। लेकिन देखें ना, अभी वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए लैपटॉप स्कीम के लिए जारी किए, 60 अरब रुपए आटे पे आप लोगों ने जारी किए, तो वो आप पार्लियामेंट में तो नहीं लेके गए मामला, अब आप क्यों लेके जा रहे हैं? तो एग्जीक्यूटिव को बताना है कि पैसे हैं कि नहीं है उनके पास फंड देने के लिए। नहीं शहजाद, एक सेकंड के लिए रुक जाएं। जो बात आप फरमा रहे हैं कि ये बात आइन कानून का तकाजा पूरा करती नहीं, या ये आप पूरा करने के लिए क्यों पार्लियामेंट के पास नहीं जाते, तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि आज तक होने वाले जितने फैसले हैं पाकिस्तान के अंदर अदलिया की जानिब से, चंद एक के अलावा बाकी तमाम फैसलों से रियासत को नुकसान पहुंचा। चंद एक जजों और चंद एक जर्नैलों की मुहिम जोई से जो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान आज तक पहुंच चुका है।
क्या आप ये चाहते हैं कि वो तो बेसिकली उस फैसले पे आप अमल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग का मौका क्योंकि वो मामला 4-3 से मुस्तरद हो चुका है, इसलिए उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। बहरहाल अब कल भी दोबारा काबीना का इजलास बुलाया गया और पार्लियामेंट में बुलाया गया। अब देखना यह है कि क्या 21 अरब रुपये जारी किए जाएंगे, और अगर नहीं जारी किए जाते तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि 11 तारीख को आप हमें आके बताएं अगर किसी किस्म का ताउन आपके साथ नहीं किया जाता। अब देखते हैं कि मामला कहाँ पर जाता है। फिलहाल एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद एक अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत 11 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। आज से 1 साल पहले 11 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत जाने और शहबाज शरीफ की इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश पूरी होने के बाद इत्तेहादी हुकूमत का पिछला पूरा 1 साल हंगामा खेज गुजरा है। 1 साल के दौरान मुल्क ने ऐसी सियासी, समाजी और माशी तब्दीलियां देखी हैं और मुख्तलिफ आईनी और कानूनी बहरानों का सामना किया है, जिसकी मिसाल मुल्क की तारीख में कमी देखने को मिलती है। पिछले 1 साल के दौरान मुल्क की सियासत में किरदार बिल्कुल बदल गए हैं। जो जमात इक़्तिदार में थी और अगले 10 साल तक इक़्तिदार में रहने के दावे करती थी, वो इक़्तिदार के ऐवानों और पावर पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर हो गई, और जो फरीक अपोजिशन में था, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर रहा था, वो अब इक़्तिदार में आकर मुखालफिन के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ नजर आ रहा है। पिछले 1 साल के दौरान मुल्क की 3 बड़ी जमातों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने क्या खोया और क्या पाया, इस प्रोग्राम में आज उस पर तफसील से नजर डालेंगे। मगर पिछले 1 साल की कामयाबियों और नाकामियों का अहाता करने से पहले यह देखना जरूरी है कि इस मुल्क में कामयाबी और नाकामी का पैमाना क्या है। सियासी जमातें किसको अपनी नाकामी और किसको अपने सियासी मुस्तकबिल और बका के लिए जरूरी समझते हैं। मुल्क की 75 साल तारीख पर नजर डाली जाए तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस मुल्क में सियासत किसी इनकलाबी तब्दीली, रिफॉर्म्स या नजरियात के गिर्द घूमने के बजाय पावर पॉलिटिक्स के गिर्द घूमती है। यहाँ कामयाबी का सिर्फ एक ही मयार है, और वो ये कि कौन सी सियासी जमात इक़्तिदार और ताकत हासिल करती है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर मौसर हुकूमत चलाने में कामयाब होती है, चाहे इसके लिए उसे असूलों की कुर्बानी देनी पड़े, असूलों पर समझौता करना पड़े। और अगर पिछले 1 साल का जायजा लिया जाए तो ये सियासी हकीकत वाज़ेह तौर पर सामने आ जाती है। 1 साल पहले नून लीग को हुकूमत और ताकत तो मिल गई, मगर अवामी ताकत से नून लीग काफ़ी हद तक महरूम हो गई। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पिछले 1 साल के दौरान अवामी पजीराई और मकबूलियत तो हासिल हुई, मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पर खड़े होने की वजह से इक़्तिदार की सियासत से दूर हो गई। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 3.5 साल हुकूमत के अक्सर हिस्से में हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात मिसाली थे। इमरान खान हुकूमत के तकरीबन 3 साल तक हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस हद तक एक पेज पर थे कि उस दौर को हाइब्रिड निज़ाम के तौर पर याद रखा जाता है। मगर हुकूमत के आखिरी कुछ माह में इमरान खान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ऐसे बिगड़े कि जिसका नतीजा 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान हुकूमत के खात्मे की सूरत में सामने आया, और अगले 10 साल भी हुकूमत में रहने के मनसूबाबंदी करने वाले इमरान खान वज़ारत उज़्मा से फारिग होकर अपोजिशन में आ गए। वज़ारत उज़्मा जाने के बाद इमरान खान ने कौमी असम्बली को भी खैरबाद कह दिया, जिसके बाद इमरान खान को पहले तो पंजाब में उस्मान बुज़दार को हटाकर परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाना पड़ा, और फिर कुछ अर्से बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करके इमरान खान ने 2 सूबों में भी अपनी हुकूमत का खात्मा कर दिया। पावर पॉलिटिक्स से आउट होने के बाद पिछले 1 साल में इमरान खान को अपने खिलाफ दर्जनों मुकदमात और जानलेवा हमले का भी सामना करना पड़ा है। इमरान खान खुद ये दावा करते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने उनके खिलाफ करप्शन, गद्दारी और दहशतगर्दी समेत 144 केसेस बना दिए हैं। तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग केस और टेरियन वाइट केस समेत दीगर केसेस में इमरान खान पर इस वक्त नाअहली की तलवार लटक रही है। इस 1 साल के दौरान इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होने के अलावा पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ भी घेरा तंग हुआ है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई रहनुमा और सोशल मीडिया टीम पर क्रैकडाउन किया गया, सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तार हुए और अब भी बाज़ रहनुमा जेलों में मौजूद हैं। ज़ाती मुश्किलात का सामना एक तरफ, कौमी असम्बली का मैदान खाली छोड़ने की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत को अहम मामला पर कानून साजी से रोकने में भी नाकाम रही है। कौमी असम्बली में असल अपोजिशन ना होने की वजह से हुकूमत बआसानी अपने फायदे की कानून साजियाँ करने में कामयाब हुई है। हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम की। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपोजिशन लीडर ना होने की वजह से हुकूमत अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब भी लाने में कामयाब हो गई। चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी से मुतल्लिक कानून भी बआसानी मंजूर करवा लिया गया। मगर इन सब मुश्किलात के अलावा पिछले 1 साल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात में जो दरार आई है, उसकी बहाली सबसे बड़ी मुश्किल है तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक तवील अरसे तक एस्टैब्लिशमेंट के मंजूर नजर रही है। अपनी हुकूमत के दौरान इमरान खान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद से ही अहम सियासी फैसले करते थे, जबकि हुकूमत में आने से पहले अपोजिशन में भी वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत की वजह से पावर पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा रहे। मगर अब उन्हें ये बेसाखियाँ हासिल नहीं है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से इस दूरी के बायस इमरान खान अब पावर पॉलिटिक्स से भी दूर हो गए हैं।
अब वो एस्टैब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पर है और पाकिस्तानी सियासी तारीख में यही होता रहा है कि इस मुल्क में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई करके हुकूमत में आना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और अगर आप हुकूमत में आ भी जाएं तो हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाता है। ये एक हकीकत है कि इस एक साल में इमरान खान ने बहुत कुछ खोया है, मगर ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो दिया है। इस अरसे में इमरान खान की मकबूलियत जिन बुलंदियों पर पहुंची है उसकी मिसाल शायद ही मिलती है। ये वही इमरान खान है जिनकी 1-1.5 साल पहले तक मकबूलियत कम हो चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक के बाद दूसरा ज़िमनी इलेक्शन हार रही थी। उसे अपने गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज से 1 साल पहले जब इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत का खात्मा हुआ था, उस वक्त गैलप सर्वे के मुताबिक 57% पाकिस्तानियों ने उनके निकाले जाने पर खुशी का इजहार किया था, और उस वक्त इमरान खान की जो अप्रूवल रेटिंग थी वो सिर्फ 36% थी और 48% लोग इमरान खान के बारे में मनफी राय रखते थे। मगर अब गैलप सर्वे के मुताबिक इमरान खान की अप्रूवल रेटिंग 36% से बढ़कर 61% तक पहुंच चुकी है। मगर यहां अहम सवाल यह है कि इमरान खान को इतनी मकबूलियत क्यों हासिल हुई, उसकी असल वजह क्या है। अहम बात यह कि जब इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया तो उस वक्त अवाम उनकी हुकूमत की बुरी कारकर्दगी से नाला थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि लोगों ने कारकर्दगी, रिफॉर्म्स या मुल्क को माशी तरक्की देने की वजह से इमरान खान को मकबूल बना दिया, बल्कि इसकी असल वजह यह है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कारकर्दगी से भी बुरी साबित हुई है। और इससे बढ़कर इस मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह इमरान खान का गलत बयानी पर मबनी बयानिया है, जिसमें वो मौजूदा हुकूमत को इंपोर्टेड हुकूमत करार देते हैं और अपनी हुकूमत गिरने के पीछे कभी अमरीकी साजिश का इल्जाम लगाते हैं तो कभी इस्टेब्लिशमेंट को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कभी अमरीका और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को इस साजिशी बयानी से माइनस करके पीडीएम और यहां तक के मोहसिन नकवी पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाते हैं। अमेरिका जिसने हमारे एम्बेसडर को वॉशिंगटन में बुला के उसे कहा कि इमरान खान को हटाओ, पहले अमेरिका साजिश करके हमारी हुकूमत गिराता है। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फजल रहमान, 3 स्टूजेस, इन लोगों ने फिर मिलके हमारी गवर्नमेंट गिराई लोगों को खरीद के। इस जरदारी ने सिंध हाउस के अंदर लोगों को वहां पैसे खुल के पैसे दिए जा रहे। मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना, जानते तो थे इनका माज। कौन जिम्मेदार था इस रजीम चेंज का? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। इन्होंने ये फैसला किया हमें हटाने का। ये आईबी की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था कि इसने सबसे ज्यादा कोशिश की इस कॉन्स्पिरेसी को कामयाब करने। इमरान खान का यह बयानिया गलत बयानी पर मबनी सही, लेकिन इस बयानिए ने इमरान खान को एक बार फिर अवाम का मसीहा बनाकर पेश किया है। और इमरान खान के इस बयानिए की सबसे बड़ी कामयाबी शायद यही है कि पाकिस्तानी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि अवाम एस्टैब्लिशमेंट के बयानिए से ज्यादा एक सियासतदान के बयानिए पर एतमाद करने को तैयार है और एस्टैब्लिशमेंट के बजाय एक साबिक वजीर आजम के बयानिए के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। तहरीक एतमाद की कामयाबी के बाद नून लीग की पावर पॉलिटिक्स में वापसी हुई है। पिछले कई सालों से नून लीग के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में एक तनाव चला आ रहा था, लेकिन तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद हुकूमत बनाने से नून लीग के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज होते चले गए। ऑपोजिशन में होते हुए नून लीग को यह खदशा लाक था कि इमरान खान की हुकूमत अगर बरकरार रही तो इमरान खान नवंबर 2022 में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे और ऑपोजिशन रहनुमाओं को जेल में डालेंगे और दोबारा हुकूमत बना लेंगे। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर इस खदशे का इजहार भी कर चुके हैं। इमरान खान की हुकूमत को घर भेजकर और खुद इख्तिदार में आकर नून लीग को इमरान खान के जिस मंसूबे से खतरा था, नून लीग उस खतरे को टालने में कामयाब हो गई और जिन मुकदमात में नून लीग के रहनुमाओं को जेल जाने का खतरा था, हुकूमत में आने के बाद नून लीग को उन्हीं मुकदमात में रिलीफ मिलना शुरू हो गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग के जिस केस में उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन इख्तिदार मिलने के बाद ये केस ट्रायल से पहले ही खत्म हो गया। हुकूमत में आने के बाद नून लीग ने पार्लियामेंट के जरिए इलेक्शन रिफॉर्म्स को वापस किया, नैब कवानीन में तब्दीली की और अपनी मर्जी का नैब चेयरमैन अपॉइंट करने में भी कामयाब हो गए। शरीफ खानदान के अफराद समेत नून लीग के बहुत से रहनुमाओं पर नैब के मुकदमात थे, जिनकी वजह से शाहिद खाकन अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और साद रफीक नैब की हिरासत में भी रहे। लेकिन हुकूमत मिलने के बाद नैब तरामीम की वजह से बहुत से रहनुमा अब नैब की गिरफ्त से बाहर हो गए। हुकूमत मिलने की वजह से ही शरीफ खानदान और पार्टी के जो रहनुमा मुकदमात की वजह से खुद साख्ता जिला वती में थे, उनकी वतन वापसी की राहें हमवार हुई और इसाक डार और सुलेमान शहबाज पाकिस्तान वापस आ गए। इसी तरह नून लीग ने पार्लियामेंट के जरिए चीफ जस्टिस के सुमोटो इख्तियार पर कानून साजी करके सुमोटो नोटिस के मुतासरीन को अपील का हक दिया। इस कानून साजी के जरिए माजी के मुतासरा फरीकों को भी अपील का हक दिया गया है और अहम बात यह है कि इस कानून के इतलाक के बाद नवाज शरीफ भी अपनी अदालती नाअहली के खात्मे के लिए अपील कर सकेंगे। नून लीग के इक़्तिदार में आने के पीछे जो मकासद थे वो तो हासिल कर लिए गए, लेकिन नून लीग को इसका भारी नुकसान भी हुआ है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इक़्तिदार में आने के बाद नून लीग की मकबूलियत में वाज़ेह कमी हुई है। अप्रैल 2022 में
किए गए गैलेप सर्वे के मुताबिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ की मकबूलियत 55% तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जो गैलेप का सर्वे पिछले माह सामने आया है उसके मुताबिक नवाज शरीफ की मकबूलियत 55% से गिर के 36% हो गई है। यानी कि एक साल में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 19% की कमी आई है। इसके अलावा जिस तरह नून लीग इक़्तिदार में आई उससे नून लीग को एक नुकसान ये भी हुआ है कि अब नून लीग के पास कोई जहराना और मज़ामती बयानिया नहीं है। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान महाजराई रही और इस दौरान नून लीग मज़ामती और जहराना सियासत करती रही। नून लीग वोट को इज्जत दो का नारा लेकर अवाम में निकली थी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के करीब होने और हुकूमत में आने के बाद नून लीग के पास अब इस किस्म का कोई मकबूल मज़ामती बयानिया नहीं रहे। इसके अलावा नून लीग के साथ कारकर्दगी और गुड गवर्नेंस का जो तासुर जोड़ा जाता था वो भी अब दम तोड़ता जा रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ हुकूमत की एक साला कारकर्दगी और खास तौर पे माशी मैदान में कारकर्दगी हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत के लिए मसाइल का सबब बन रही है। एक तरफ तो रिकॉर्ड महंगाई की वजह से अवाम पर बोझ बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ IMF का मुआहदा बहाल ना होने की वजह से मुल्क पर डिफॉल्ट के खतरात अब भी मंडरा रहे हैं। अहम बात यह कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरह नून लीग की हुकूमत में भी इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है, समाजी आज़ादियों के खिलाफ वर्जी की जा रही है और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियां लगाई जा रही है और इमरान खान के दौरे हुकूमत की तरह सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियां जारी हैं। नून लीग पिछली हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद करती थी, उसे फासिस्ट रिजीम कहती थी, लेकिन कल नून लीग जिन बातों पर तनकीद करती थी अब खुद वही सब दोहरा रही है, जिसकी वजह से नून लीग ने पिछले चंद सालों में जो अपना सियासी इमेज कुछ हद तक बेहतर किया था उसे इंतकामी सियासत की वजह से अब नुकसान पहुंचा है। अहम बात यह है कि इस एक साल में नून लीग पावर पॉलिटिक्स में भी आ गई है, एस्टैब्लिशमेंट से करीब भी हो गई है, लेकिन अवाम में इसकी मकबूलियत कम हो रही है। इमरान खान हुकूमत के खात्मे और पीडीएम के इक़्तिदार में आने के बाद अगर किसी जमात को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पिछले एक साल में पीपल्स पार्टी के लिए एक विन विन सिचुएशन रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स लैंडस्केप पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान रस्साकशी जारी थी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में 14 साल की जो कारकर्दगी थी वो भी तनकीद के जद में थी और इसीलिए इन हालात में यह तस्वुर करना मुश्किल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत बनाएगी। मगर इमरान खान हुकूमत जाने के बाद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनी, उनके वज़रा अहम पोजीशंस पर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी को वजारत खारजा भी मिल गई और बिलावल भुट्टो के हवाले से उनकी पार्टी में ये राय थी कि अगर वो वजारत खारजा का कलंदान संभालेंगे तो वो एक्सपीरियंस गेन कर सकेंगे बतौर वजीर खारजा और तजर्बे के साथ साथ वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी शनाख्त भी बना सकेंगे। अहम बात यह है कि नून लीग कि पंजाब हुकूमत तो चली गई, लेकिन इस दौरान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत भी बरकरार रही है और मुमकिन है कि अगले इलेक्शंस में अगर एक स्प्लिट मैंडेट आता है तो पीपल्स पार्टी दोबारा एक किंग्स पार्टी का किरदार अदा कर सकती है। यहाँ पे अहम बात यह है कि नवाज शरीफ की जो पॉपुलैरिटी है गैलेप सर्वे के मुताबिक वो 19% कम हुई है, लेकिन आसिफ अली जरदारी की पॉपुलैरिटी में 4% का इजाफा हुआ है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी की विन विन सिचुएशन है और जो इस वक्त तनकीद भी हो रही है इस इत्तेहादी हुकूमत पे, उसके छींटे नून लीग पे तो उड़ते हैं, लेकिन जो इक्तसादी कारकर्दगी है उसका जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे नहीं आती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी तमाम चीज़ों से बरीजुमा है। इस वक्त जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो सहाफ़ियों पे क्रैकडाउन हो रहा है या जो पॉलिटिकल पार्टी और उनके कारकुनान पे क्रैकडाउन हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी लोग पीपल्स पार्टी पे डाल रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस हवाले से माना जाता है कि वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते हैं, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात करते हैं। तो इस वक्त जो हो रहा है इस हुकूमत में उसकी जिम्मेदारी उन पर डाली जा रही है और ख़ासतौर पर अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी होती है तो पीपल्स पार्टी से फिर ये सवाल उठता है कि आइन बनाने में आपका कलीदी किरदार था। जब आइन तोड़ा गया 18वीं तरमीम के जरिए दोबारा प्रेसिडेंट से पावर पार्लियामेंट को दिए गए, तो अब आइन की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है? तो इस एक साल में हमने देखा है कि पार्टीज ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। इस एक साल में जो हमने हंगामा खेजी देखी है उससे अवाम का नुकसान हुआ है, माशरे का नुकसान हुआ है, मईशत का नुकसान हुआ है और इस पर मजीद बात भी करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले एक साल में जो सियासी और कानूनी हंगामा खेजी रही उससे पॉलिटिकल पार्टीज को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस पर हमने तफसील से बात की। लेकिन एक बात तय है कि इसका मुल्क को और मईशत को और अवाम को शदीद नुकसान पहुंचा है। तो इस पर हम बात करेंगे कि पिछला जो एक साल था पीडीएम हुकूमत का, उसमें इकनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी थी, इसका जायजा लेंगे, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत उज़ैर यूनुस। उज़ैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उज़ैर साहब, आज आपने आर्टिकल भी लिखा है जो पीडीएम की इकनॉमिक परफॉर्मेंस है एक साल का, उसका आपने रिव्यू किया है। एक नारा लगाया था पीडीएम हुकूमत ने कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। वो ये भी कहते थे कि मईशत बचाने के लिए अगर पॉलिटिकल कैपिटल लूज करना पड़ा तो वो करने के लिए भी तैयार है। तो पिछले एक साल में आपको लगता है कि रियासत और मईशत को बचाने में कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं?
जी, शुक्रिया बहुत-बहुत। जैसे मैंने आर्टिकल में भी लिखा, जब क्राइसिस होता है किसी भी मुल्क में, तो उसमें डिसाइसिवनेस जो होती है लीडर की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक साल में हमने जब देखते हैं माज़ी में, तो शहबाज शरीफ साहब की जो इनडिसाइसिवनेस है, उनकी कोalition पॉलिटिक्स में अपने आप को असर्ट करने की नाकामी जो है, उसने इस क्राइसिस को जो है और बढ़ाया है और मईशत नीचे से नीचे जाती गई है। और काफ़ी सारी जगहों पे मोमेंट्स थे जहां वज़ीर आज़म साहब अगर ख़ुद अपना पैर नीचे रखते और कोशिश करते कि जल्दी डिसीजन लेकर आगे बढ़ें, तो शायद हालात इतने बुरे ना होते। और वो मैंने डॉक्यूमेंट किए हैं, जहां मिफ्ता इस्माइल का निकालना हो, पेट्रोलियम सब्सिडी में देर से उसको रिवर्स करना हो, बार बार इंटरफियरेंस जो है वो उनके बड़े भाई या उनकी मरीम नवाज शरीफ की जो इंटरफियरेंस रही मईशत के अंदर वो हो, डार पैग का जो रोल है, अब इसके अंदर वज़ीर आज़म अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। और उनकी जो इनडिसीजन है उसने मुल्क को जो है एक दिवालिये की नहज पे लाके खड़ा कर दिया है आज। उज़ैर साहब, हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस है उस पर तनकीद करती ही है। आपने भी अपने इस आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सब्सिडी दी जाते जाते वो एक क्रिमिनल एक्ट था और उससे नुकसान हुआ है। और इसके अलावा भी हमें पता है कि जो शौकत तरीन साहब की एक्सपेंशनरी पॉलिसी थी उससे नुकसान हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लगा, पाकिस्तान के रिजर्व तेजी से नीचे आ रहे थे। तो क्या बेहतर इकनॉमिक पॉलिसीज के बुनियाद पर क्या इसको एड्रेस किया जा सकता था? क्या ये मौजूदा हुकूमत इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती थी? बिल्कुल मैनेज किया जा सकता था। और अगेन हुकूमत, जैसे आपने कहा, रियासत बचाने वो जब आए थे तो उनको ख़ुद भी मालूम था, और मुझे डायरेक्टली ये मालूम है कि उनकी इकोनॉमिक थिंक टैंक टीम को मालूम था कि क्राइसिस कितना सीरियस है इस वक्त। लेकिन हमने देखा कि आते ही वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद एक्सेप्ट किया कि वो इस्तीफ़ा देने वाले थे, फिर उन्होंने नहीं दिया, फिर बड़े भाई के पास चले गए। तो ये मोमेंट्स थे जहाँ जैसे मैं पहले भी आर्ग्यू कर चुका हूँ, पाकिस्तान को शॉक एंड और रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत उस रिफॉर्म को डिलीवर करने में नाकाम हुई। ना सिर्फ नाकाम हुई बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, चाहे वो IMF के सामने हो, चीन के सामने हो, सऊदी अरब के सामने हो, वो क्रेडिबिलिटी तबाह हो गई। तो आज हम देखते हैं कि ना IMF का प्रोग्राम हो रहा है, वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल वजूहात की वजह से वो वाशिंगटन नहीं आ सकते, जो कि एक अजीब सी बड़ी बात है कि वज़ीर ख़जाना मईशत का काम है उसको चलाना, लेकिन वो सियासत को देख रहे हैं। तो हमने देखा कि क्रेडिबिलिटी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। एंड अगेन आपने जैसे अपने प्रोग्राम में भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने तो बैक सीट ली हुई है, तो PML नून के ऊपर सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, मईशत की, एनर्जी की, वगैरह वगैरह, तो सारा मलबा भी जो है उनके ऊपर गिर रहा है। और जैसे मैंने आर्टिकल में कहा कि इस मलबे के अंदर तकरीबन 4 मिलियन पाकिस्तानी पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए, और शायद शरीफ खानदान की जो सियासत है वो भी इसी मलबे के अंदर दब जाए। जी, और आपने अभी सागडार साहब का जिक्र किया, आपने कहा कि उनकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा वो अपनी सियासी चालबाजी में मसरूफ़ रहे, और ये दौरा भी उन्होंने कैंसिल किया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है। आपने ये भी कहा है कि जो रीबिल्डिंग है वो उसमें बहुत टाइम लग सकता है, सालों लग सकते हैं, उसके लिए प्रूडेंट पॉलिसीज़ का होना भी ज़रूरी है। और खुद अभी आपने दोहराया कि आपने लिखा है कि जो गिरती हुई मईशत है, हो सकता है कि इससे हाउस ऑफ शरीफ जो है उनको भी वो ले डूबें। लेकिन हुकूमत तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इस वक्त अगर इलेक्शन ना करवाएं और इसको हम स्ट्रेच कर जाएं अक्टूबर नवंबर तक, तो शायद कुछ हद तक हम इकोनॉमिक रिकवरी दिखा। तो क्या ये आपको मुमकिन नजर आ रहा है कि अगले 4-5 महीने में कुछ हद तक इकोनॉमिक रिकवरी होगी, जो कि अब हम देख रहे हैं कि जो IMF प्लान था पहले शायद वो जून में खत्म हो जाना था, लेकिन क्योंकि 9th रिव्यू इतना डिले हो गया तो वो भी अब आगे बढ़ेगा। कोई इकोनॉमिक रिकवरी के इम्कान हैं अगले 4-5 माह में? जी, मेरे नज़दीक तो बिल्कुल चांसेस नहीं है इकोनॉमिक रिकवरी के। इनफैक्ट क्योंकि टीम वही है जिसने इस नहज पे लाके मुल्क को खड़ा किया है, तो एक्सपेक्टेशन तो वही होगी कि वही गलतियां दोहराई जाएं, क्योंकि सबक तो किसी ने नहीं सीखा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहता चलूं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि इलेक्शन के बाद भी जो है मुझे नहीं लगता, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत आए, मईशत में कोई इतनी बेहतरी आएगी। और उसकी वजह यह है कि अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ या इंस्टीट्यूशंस के अंदर एटलीस्ट मुझे नज़र नहीं आता रिकग्निशन कि पाकिस्तान एक बेसिकली अनवायबल स्टेट बन चुका है इस वक्त इकोनॉमिकली स्पीकिंग, और उसके लिए मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लीडर्स हों, चाहे PML नून के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, या चाहे फ़ौज में से लोगों से बात की जाए, तो एटलीस्ट मुझे समझ नहीं आती कि उनका प्लान क्या है। और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के क्राइसिस के बारे में, वो एक बहुत शैलो अंडरस्टैंडिंग है। तो वो वही बात करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा, सऊदी अरब 3 अरब दे देगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसी चीज़ों से मईशत ठीक नहीं होनी, और अगर यही प्लान है
तो फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म में हमें इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं रेमिटेंसेस के हवाले से, और खासतौर पे जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो पिछले सालों में हमने देखा है कि गिरती हुई नजर आ रही है। उसमें या तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आए या प्राइवेटाइजेशन करें, ये सब हमने करना है आगे जाके। लेकिन अगर IMF का प्लान हो जाता है बहाल, क्योंकि अब इंडिया दे दिया है सऊदी अरब ने कि वो भी पाकिस्तान को $2 बिलियन देगा, अगर पाकिस्तान के रिजर्व्स कुछ हद तक बढ़ जाते हैं तो क्या हुकूमत के पास ये स्पेस होगी कि कहीं ना कहीं वो इस बजट में आवाम को रिलीफ दे सके, या रिजर्व्स बढ़ने की वजह से क्या डॉलर आप नीचे आता हुआ देख रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई पे कमी हो, क्या इतना इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है? यानी ये भी नामुमकिन है? जी, अगर वो पैसों से जो है उन्होंने उन पैसों का ज़ियाई करना है, एक एक्सपेंशनरी बजट देकर, जिसे रिलीफ का नाम देकर वो चलाएं, या डॉलर की कीमत में फिर खेलना शुरू कर दें, तो फिर क्राइसिस और डीपन होगा। क्योंकि अंदाज़ा तो यही लग रहा है कि इनको ये पैसे अगर मिल जाएं तो वो रिलीफ के नारे लगा के इलेक्शन तक चलें, और आगे जाके जो है जिसकी हुकूमत है वो इस क्राइसिस से डील करे, जैसा हमने 2018 में भी ऐसा ही कुछ देखा था। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई सस्टेनेबल रिकवरी होगी मुल्क की। हाँ, नैरेटिव शायद थोड़े टाइम के लिए बन जाए, लेकिन देखें इसके अंदर जो बैरूनी क्रेडिटर्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी ये बात मालूम है, इसीलिए वो पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जब पैसे दिए जाएंगे तो ये उड़ा दिए जाएंगे, एक जुआरी की तरह जो हर दफ़ा जुआ खेलता है या शराब जाके ख़रीद लेता है। तो इसलिए पैसे नहीं मिल रहे। अगर IMF का और सऊदी का सिग्नल इतना ही ज़बरदस्त होता तो फिर इसहाक डार साहब को वाशिंगटन आना चाहिए था, यहाँ से वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट लेके जाते और इस्लामाबाद में लैंड करके उनको ऊपर फूलों की निछावट की जाती। तो अगर एग्रीमेंट इतना ही करीब थी तो फिर वाशिंगटन क्यों नहीं आ रहे? ये सवाल भी बनता है। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अगर पाकिस्तान को हम अज्यूम भी करें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $10 अरब मैं कहता हूँ पीर के दिन मिल जाएं, तो उससे भी जो है 3 से 4 माह से ज़्यादा गाड़ी आगे नहीं चल सकती अगर रिफॉर्म्स ना किए जाएं। तो ये पैसे आने से मुझे नहीं लगता कोई सस्टेनेबल रिकवरी हो पाएगी मईशत के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। उज़ैर यूनुस हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।